Hello, welcome to Tutorialholic. I am Rashmi Chaudhary. Today we are going to study the first come first serve scheduling algorithm. It is a non-primitive type of scheduling algorithm. It is very simple scheduling algorithm. Here the CPU is allocated to a process in order of the arrival of the process. The implementation of the first come first serve policy is easily managed with the first in first out queue. When the process enters the ready queue, its process control block is linked onto the tail of the queue, and then when the CPU is free, it is allocated to the process at the end of the queue. The running process is then removed from the ready queue and it is then executed. The average waiting time is generally not minimal and may vary substantially if the process CPU burst time vary greatly. The first come first serve has relatively low throughput for heavy workload, and the first come first serve algorithm is particularly troublesome for the time sharing system. अभी हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का प्रॉब्लम देखते हैं। इस तरह से आपको एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसके अंदर आपको प्रोसेसेस दी हुई होगी और उस प्रोसेसेस के लिए आपको उसका जो पर्टिकुलर बर्स्ट टाइम है या फिर एग्जीक्यूशन टाइम हम उसे कहते हैं वो दिया हुआ होगा, प्लस उसके साथ में आपको वो प्रोसेस किस टाइम पे अराइव हो रही है वो भी आपको दिया हुआ होगा। अभी ये जो टाइम है यहाँ पे पर्टिकुलरली लिखा है कि इट इज़ गिवन इन दी मिली सेकेंड्स, लेकिन कई बार प्रॉब्लम्स में ऐसा नहीं दिया हुआ होता है, तो आपको टाइम के डिमेंशंस की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इट कैन बी in any dimension. It can be either milliseconds, it can be either in minutes, hours, etc. Anything can be possible there. ठीक है, बस अगर आपको यूनिट दिया हुआ नहीं होगा तो आप कंसिडर कर सकते हो कि P1 प्रोसेस जो है वो 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट होने वाली है, इस तरह से। ठीक है, सो अभी हमें यहाँ पे दिया हुआ नहीं, मिली सेकेंड्स में एग्जीक्यूट होने वाला है ऐसा दिया हुआ है, और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी हम यूज़ करने जा रहे हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैंट चार्ट को ड्रॉ करेंगे। गैंट चार्ट हमेशा 0 से स्टार्ट होने वाला है, तो सबसे पहली प्रोसेस कौन सी एग्जीक्यूट हो रही है। अभी देखो यहाँ पे सारी जो प्रोसेसेस हैं वो 0 टाइम पे अराइव हो रही है। ठीक है, सारी प्रोसेस एक ही टाइम पे अराइव हो रही है, और हमारा जो पॉलिसी है, जो कोई भी पॉलिसी हम यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। सो सबसे पहली कौन सी प्रोसेस आपकी आ रही है, तो दैट इज़ दी प्रोसेस P1 जो है वो हमारी सबसे पहले आ रही है। सो वो हमने गैंट चार्ट के अंदर ड्रॉ कर लेना है। तो वो कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो रही है, इट इज़ एग्जीक्यूटिंग फॉर दी 3 यूनिट ऑफ टाइम। सो वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, 3 यूनिट ऑफ टाइम के लिए वो एग्जीक्यूट हो रही है। नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी आ रही है, तो दैट इज़ द प्रोसेस P2 प्रोसेस वहाँ पे आ रही है, तो उसको हम गैंट चार्ट के अंदर एंटर कर लेते हैं, और उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, P2 प्रोसेस कितने टाइम के लिए एग्जीक्यूट हो रही है, तो इट इज़ एग्जीक्यूटिंग फॉर दी 6 मिली सेकेंड्स। सो 6 मिली सेकेंड्स, तो 3 + 6 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। 3 + 6 कितने हुए, 9। ठीक है, सो 9 हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। देन नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी आ रही है यहाँ पे, P3 प्रोसेस। तो P3 प्रोसेस को हम गैंट चार्ट के अंदर ऐड कर देते हैं। P3 प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम क्या है फिर अभी, तो दैट इज़ दी 4 मिली सेकेंड्स। तो 9 + 4 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, कितने हो गए, 9 + 4 13। सो यहाँ पे P3 प्रोसेस का यहाँ पे एग्जीक्यूशन ख़त्म हो रहा है। देन नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है आपकी, दैट इज़ दी P4 प्रोसेस। तो P4 प्रोसेस को भी हम जो गैंट चार्ट है उसके अंदर ऐड कर देते हैं। सो यहाँ पे आपकी P4 प्रोसेस जो है वो गैंट चार्ट के अंदर ऐड हो गई। उसका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है, 2 है, तो 13 + 2, तो वो कितने हो गए, 15। सो वी कैन से दैट ये जो सारी की सारी प्रोसेसेस हैं वो आपकी 15 मिली सेकेंड्स पे उसका पूरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, सो ये है आपका गैंट चार्ट। अभी नेक्स्ट हमें क्या करना है, टर्न अराउंड टाइम जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, और उसके साथ में हमें वेटिंग टाइम जो है वो भी हमें कैलकुलेट करना है। सो उससे पहले हम क्या करते हैं, टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या लगने वाला है, कंप्लीशन टाइम हमें लगने वाला है।
ठीक है। सो व्हाट इज़ कंप्लीशन टाइम? कंप्लीशन टाइम क्या है कि वो प्रोसेस किस समय पे कंप्लीट हो रही है। अभी P1 प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो P1 प्रोसेस जो है वो यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट हो रही है, तो वो कंप्लीट कब हो रही है? 3 पे। देन P2 प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो P2 प्रोसेस कब कंप्लीट हो रही है? 9 मिली सेकेंड्स पे। P3 प्रोसेस कब कंप्लीट हो रही है? 13 मिली सेकेंड्स पे। और P4 प्रोसेस जो है वो 15 मिली सेकेंड्स पे कंप्लीट हो रही है। सो इसी तरह से हम क्या करेंगे, उसका जो कंप्लीशन टाइम है वो लिख लेंगे। P1 प्रोसेस कब कंप्लीट हो रही है? 3 मिली सेकेंड्स पे। P2 प्रोसेस 9 मिली सेकेंड्स पे कंप्लीट हो रही है। P3 प्रोसेस जो है वो 13 मिली सेकेंड्स पे कंप्लीट हो रही है। एंड P4 प्रोसेस इज़ कंप्लीटिंग ऑन 15 मिली सेकेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, टर्न अराउंड टाइम जो है वो हमें कैलकुलेट करना है। सो टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या है? तो इट इज़ कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक है। सो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, ये है आपका टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला। सो इसी हिसाब से हम टर्न अराउंड टाइम जो है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। सो टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रोसेस P1 इज इक्वल्स टू, सो P1 प्रोसेस का टर्न अराउंड टाइम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो उसका CT क्या है, मतलब कंप्लीशन टाइम क्या है? इट इज़ 3। ठीक है। सो 3 माइनस उसका अराइवल टाइम क्या है? अभी सारी प्रोसेसेस एक ही टाइम पे अराइव हो रही है तो उनका अराइवल टाइम क्या है? 0। सो 3 माइनस 0। इसी तरीके से हम सारी प्रोसेसेस का जो अराइवल टाइम है वो कैलकुलेट करने वाले हैं। तो प्रोसेस P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है? 3, और उसका अराइवल टाइम क्या है? 0। तो 3 माइनस 0 इक्वल्स टू 3। ओके। सो इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो प्रोसेसेस हैं उनका भी टर्न अराउंड टाइम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अभी टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रोसेस P2, उसका कंप्लीशन टाइम क्या है? 9 माइनस उसका अराइवल टाइम क्या है? 0। सो 9 माइनस 0 कितने हो गए? 9। ठीक है। फिर से टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रोसेस P3 प्रोसेस के लिए टर्न अराउंड टाइम, उसका कंप्लीशन टाइम क्या है? 13 माइनस 0, तो उसका टर्न अराउंड टाइम क्या हो गया प्रोसेस P3 का? दैट इज़ 13। देन नेक्स्ट क्या है? टर्न अराउंड टाइम फॉर प्रोसेस P4 प्रोसेस के लिए टर्न अराउंड टाइम क्या है? तो उसके लिए हमें क्या लगने वाला है? उसका कंप्लीशन टाइम दैट इज़ 15 माइनस उसका अराइवल टाइम इट इज़ 0 इक्वल्स टू कितने हो गए आपके? 15। ओके। सो नेक्स्ट हमें क्या करना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम इक्वल्स टू व्हाट? टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है। टोटल टर्न अराउंड टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो रहेंगी आपकी, दैट इज कॉल्ड एज दी एवरेज टर्न अराउंड टाइम। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम को हमें कैलकुलेट करना है, तो उसे हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो आपका जो सारी प्रोसेसेस है उस टर्न अराउंड टाइम क्या है उसका? 3 + 9 + 13 + 15। ठीक है। सो वो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, 3 + 9 + 13 + 15। ओके। डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस कितनी है हमारी? 4 है नंबर ऑफ प्रोसेसेस, P1 P2 P3 P4, तो डिवाइड बाय 4। ठीक है। सो ये कितना हो गया आपका? दैट इज़ योर 40 डिवाइड बाय 4, और उसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपका? 10। सो एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है आपका? 10 है। ठीक है। देन नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है? वेटिंग टाइम। ठीक है। सो वेटिंग टाइम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या है? वेटिंग टाइम इक्वल्स टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है। बर्स्ट टाइम जो है वो आपको माइनस करना है टर्न अराउंड टाइम से। टर्न अराउंड टाइम मतलब क्या है कि आपकी जो पूरी प्रोसेस है वो कितने टाइम तक वहाँ पे रहती है, वो हो जाएगा आपका टर्न अराउंड टाइम। और उसके अंदर फिर वो प्रोसेस वेट कर रही है, उसको एग्जीक्यूट हो रहा है, वो सारा मिलके आपका होता है टर्न अराउंड टाइम। ठीक है। सो वेटिंग टाइम की अगर हम बात करते हैं तो वेटिंग टाइम क्या रहेगा आपका? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम।
ओके। सो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, अगर उस तरह से हम अगर वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं हर एक प्रोसेस का, तो वो आपका क्या होता है प्रोसेस P1 के लिए, तो प्रोसेस P1 के लिए आपका टर्न अराउंड टाइम क्या है 3 माइनस उसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, बर्स्ट टाइम क्या है, दैट इज़ गिवन हियर 3। ठीक है, मतलब प्रोसेस P1 की अगर हम बात करते हैं तो उसका टर्न अराउंड टाइम क्या है 3 और उसका बर्स्ट टाइम क्या है 3। सो 3 माइनस 3 वो कितना हो गया 0। उसी तरह से प्रोसेस P2 के लिए अगर हम बात करते हैं तो प्रोसेस P2 के लिए उसका टर्न अराउंड टाइम क्या है 9 माइनस उसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 6। सो 9 माइनस 6 कितने हो गए 3। सो उसी हिसाब से हम सारे की सारी प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम जो है वो कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट प्रोसेस P1 के लिए उसका टर्न अराउंड टाइम है 3 और उसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो भी है 3। सो उसका आंसर क्या आएगा 0। देन नेक्स्ट जो है दैट इज़ प्रोसेस वेटिंग टाइम फॉर प्रोसेस P2। सो वो क्या है, उसका टर्न अराउंड टाइम क्या है 9 माइनस उसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 6, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्या है वेटिंग टाइम फॉर द प्रोसेस P3। P3 प्रोसेस का वेटिंग टाइम क्या है, तो उसका टर्न अराउंड टाइम क्या है 13 माइनस उसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 4। सो 13 माइनस 4 कितने हो गए 9। देन नेक्स्ट है वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस P4। P4 प्रोसेस का वेटिंग टाइम, तो P4 प्रोसेस का वेटिंग टाइम तो उसका टर्न अराउंड टाइम क्या है 15 माइनस उसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है 2। 15 माइनस 2 कितने हो गए, आपका हो गया आंसर आ गया 13। ठीक है, सेम उसी तरीके से अभी हम क्या कैलकुलेट करेंगे एवरेज वेटिंग टाइम हम कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज वेटिंग टाइम की वैल्यू क्या आने वाली है आपकी टोटल वेटिंग टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, सो इसी हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका टोटल वेटिंग टाइम क्या है वो भी लिख लेते हैं एक बार यहाँ पे 0 + 3 + 9 + 13। ओके, देन उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, मतलब 0 से, सॉरी मतलब 4 से। देयर आर 4 नंबर ऑफ प्रोसेसेस, सो उसको 4 से डिवाइड कर देंगे। सो कितने हो गए 25 डिवाइड बाय 4। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 6.25। ठीक है, सो इस तरह से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। ओके, सो यहाँ पे आप सारी की सारी जो प्रोसेसेस हैं वो आपकी आ रही है 0 मिलीसेकंड पे। कई बार ऐसा होता है कि हर एक प्रोसेस जो है वो अलग अलग टाइम पे आती है, उसका भी एक प्रॉब्लम हम लेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम ले लेंगे। ठीक है, थैंक यू।